छात्रों, आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी के विरोधी तर्क एवं उनका निवारण करेंगे और इस विषय के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विरोध में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं और उनका कारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है शब्द संपदा। इस विषय में ये तर्क दिया जाता है कि हिंदी भाषा के पास इतनी शब्द संपदा नहीं है जो ज्ञान विज्ञान की अद्यतन विकसित शाखाओं के समस्त ज्ञान का वाहक बन सके। विज्ञान की शब्दावली अंग्रेजी में ही है, अतः अंग्रेजी को ही राजभाषा बनाया जाए। ये तर्क पूर्णतया सही नहीं है। ये तर्क एकांगी दिखाई पड़ता है क्योंकि रूस, चीन आदि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं है, फिर भी वे इतने समृद्ध देश माने जाते हैं। हिंदी उनकी अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध भाषा है। इसमें शब्द ग्रहण करने की क्षमता है और आवश्यकता के अनुसार शब्द सृजन करने की विलक्षण क्षमता भी है। अतः उस समस्त पारिभाषिक शब्दावली को बचाकर नवीन शब्दावली को बनाने में समय नहीं लगता है। तो इस प्रकार से ये तर्क एकदम निराधार सिद्ध होता है। दूसरा तर्क है वर्तनी की गड़बड़ी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जो दो प्रकार की वर्तनियों के साथ लिखे जाते हैं, जैसे गर्दन, गर्दन, गर्मी, गर्मी, कुर्सी, कुर्सी। इस प्रकार अनेक ऐसे शब्द हैं जो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि उच्चारण भेद के कारण पाणिनि ने भी इस प्रकार के दो शब्द रूपों का उल्लेख किया है। जब पाणिनि व्याकरण से अधिक वैज्ञानिक और पूर्ण व्याकरण कोई अन्य नहीं है और वह महान व्याकरण भी वह समस्या को नहीं सुलझा सके, तो इन दोनों रूपों के प्रचलन से आखिर हानि ही क्या है। इस बात तो मानी जा सकती है कि उच्चारण के अनुसार कुछ तत्सम शब्दों को लिखने में कठिनाई अवश्य होती है, जैसे विद्वान, उज्ज्वल, महत्व। इन्हें विद्वान, महत्व, उज्ज्वल लिखकर सरल प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है पारिभाषिक शब्दावली। ये तर्क भी विलक्षण है, परंतु ये मान्य साबित नहीं हुआ। हिंदी का आधार संस्कृत है और संस्कृत में ये विलक्षण क्षमता है कि मूल शब्द से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लें तो हम उसका संस्कृत के आधार पर
प्रशासन पर्याय बनाएंगे। इसके प्रशासनिक, प्रशासक, प्रशासकीय, प्रशासिका, प्रशासनीय आदि अनेक प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। देववाणी भाषा भंडार की दृष्टि से किसी भी भाषा से कम नहीं है। ये भी आक्षेप है कि संस्कृत शब्दावली दुर्बोध, दुरूह एवं कठिन होती है। इसके लिए दो बातें कही जा सकती हैं। पारिभाषिक शब्दावली चाहे संस्कृत की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे हिंदी की हो, साधारण जनजीवन में प्रयुक्त भाषा रूप की अपेक्षा कुछ कठिन अवश्य होती है। तो यह केवल हिंदी या संस्कृत के विषय में बात नहीं है। यही पारिभाषिक शब्दावली जब जनजीवन में बार बार प्रचलित हो जाती है तो उसकी दुरूहताएँ और कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। भाषा प्रचार, प्रयोग तथा प्रचलन के माध्यम से निश्चित रूप से सरलता को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद इस पर लिपि की समस्या का आक्षेप भी लगाया जाता है। ये भी आक्षेप है कि देवनागरी लिपि अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक लिपि है। पराई माता को अपनी माँ मानने वाले इन सपूतों ने रोमन लिपि की ही दुहाई दी है। ये कहा गया है कि संयुक्त अक्षरों के रूप इतने जटिल हैं कि इन्हें लिखने पढ़ने को ये अत्यधिक भयावह लगते हैं। इनकी मात्राओं का झमेला माया के प्रसार से भी अधिक भ्रामक है। प्रविधि की दृष्टि से इन्हें देवनागरी लिपि आदम एवं जनजातियों की बहन प्रतीत होती है। परंतु रोमन लिपि भक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि रोमन लिपि में मात्र 26 वर्ण हैं, किंतु प्रत्येक के साथ एक बच्चा भी कंगारू की भांति लगा हुआ है। रोमन लिपि में आदि ध्वनि है, ये नहीं। इधर संयुक्त अक्षरों की योजना ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से सर्वोत्तम है। उसके बाद भी देवनागरी लिपि में अनेक सुधार भी हो चुके हैं और आज वह सर्वश्रेष्ठ लिपि के रूप में जानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सरकारी तंत्र। ये सब तर्क तो एक ओर हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है सरकारी तंत्र की। वे नहीं चाहते हैं कि हिंदी में कामकाज हो। अहिंदी भाषी राज्यों के कर्मचारी या जो कर्मचारी अहिंदी भाषी राज्यों में से आए हैं, वे तो हिंदी की ओर देखना भी नहीं चाहते। उन्हें तो हिंदी एक दुश्मन सी लगती है। आश्चर्य ये है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी बड़े चाव से सीख सकते हैं, पर अपनी भाषा नहीं। उसके बाद है वर्चस्व की समस्या। आज ऊंची नौकरियों का आधार अंग्रेजी है और उसी का वर्चस्व भी है। अहिंदी भाषी अंग्रेजी के भक्त हैं, उनके आधार पर उच्च पदों पर आसीन हैं। उन्हें ये डर सताता है कि यदि हिंदी का वर्चस्व बढ़ा तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। फिर वर्चस्व हिंदी भाषियों का
स्थापित हो जाएगा। इस कारण उसका सदैव विरोध करते रहते हैं, जबकि उनका यह विरोध ठीक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं उच्च स्तरीय पुस्तकों के अभाव की समस्या। हिंदी पर यह आरोप लगाया जाता है कि हिंदी में उच्च स्तरीय पुस्तकों का अभाव है। शायद ये लोग भूल जाते हैं कि 1969 के आंकड़ों के अनुसार इंजीनियरिंग की 470, अर्थशास्त्र की 1807, चिकित्सा शास्त्र की 1809, रसायन शास्त्र की 700 पुस्तकें हिंदी में ही उपलब्ध हैं। अतः ये तर्क भी उचित नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं या राष्ट्रीयता की हम बात करते हैं। आज भाषा विवाद ने एक विचित्र रूप धारण कर लिया है। भारतीय भाषाओं के नाम से ये भय उत्पन्न किया जा रहा है कि देश कई खंडों में विभक्त हो जाएगा। भाषा सदियों से एकता स्थापित करने का माध्यम रही है। भाषा समस्या की राजनीतिज्ञों ने स्वार्थपरता के कारण एवं अत्यंत संकीर्ण राजनैतिक हितों के कारण पर्याप्त उलझा दिया है। राष्ट्रभाषा के प्रश्न को लेकर अंदर ही अंदर द्वंद्व चलता रहता है। वह अज्ञान रूप से सारे भारतीय वातावरण को विषमता को जन्म देता है। राष्ट्र के माध्यम से उस अखंडता को दृढ़ बनाया जा सकता है, किंतु जनता में उसके प्रति अविश्वास तथा संकट की भावना उत्पन्न की जा रही है। जहाँ तक राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है, वह सर्वमान्य तथ्य है कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न आरोप एवं उनके तर्कों का समाधान किया है। मैं समझता हूँ आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।